तो स्वागत हो आप सबका वन रिएक्ट की फैमिली में। तो यहाँ पे अब ये है कि अब ब्लैक होल के बारे में क्या मिस्ट्री है और क्या चीज़ें हम उसमें रिएक्ट करेंगे, और भी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ब्लैक होल कैसे काम करता है, और यहाँ पे ब्लैक होल कितना ही हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ऊंचे लेवल का बहुत दानव है भाई ये। तो लेट्स गो, चलते हैं फिलहाल आगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चल चुका है ब्लैक होल के एक्सप्लेनेशन के लिए पूरे जानेंगे यहाँ पे कैसा काम करता है कैसे नहीं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होगा। और यहाँ पे ध्रुव राठी के चैनल है, इन्होंने वीडियो बनाई थी, इनका चैनल लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो भी साथ साथ दोनों। और यहाँ पे लेट्स को चलते हैं फिर आगे। नमस्कार दोस्तों, 2014 इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वॉर्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स, इन सबको बड़े ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। लेकिन शायद सबसे भयंकर सीन इस फिल्म के एंड में था, क्लाइमैक्स में, जब फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गार्गेंटुआ, और कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, कंप्लीट डार्कनेस, लेकिन जैसे ही और पर आकर लगते हैं खुरेदने लग जाते हैं। कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती है इनके स्पेसक्राफ्ट। इन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपने स्पेसक्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से अपने आप को ये एक 5 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पाते हैं, एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट। ये एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज है, एक ऐसी जगह है जहां पर ये अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल कर। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठा होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या एक ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों को आज के इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown. ऐसे तो ब्लैक होल जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अभी किसी ने बताया नहीं कि अंदर जाने के बाद होना क्या चाहिए, अभी कोई भी जज नहीं कर पाया। बस थ्योरी है कि अंदर जाने के बाद कोई अलग ही वाइट वॉर्म्स में आ जाती है, जो ब्लैक होल का जो जुड़ा हुआ वाइट वॉर्म्स है उसके दूसरी साइड आ जाएंगे, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ये भी है कि हम टाइम पूरा स्लो हो सकता है, और जब बाहर आएंगे तो मतलब जो हमारी एज है 10 साल, तो बाहर आने के बाद जो 14 लाख साल बाद भी हम वही एज के ही रहेंगे। 10 साल बाद 10 साल की एज रहेगी, तो टाइम स्लो चलता है उसमें थोड़ा। और यहाँ पे ये भी है कि तीसरी बात ये भी कही गई है कि जैसे ही ब्लैक होल के अंदर जाते तो हमारा नूडल टाइप का बन जाता है, पतले बाल जितने, वो भी पूरा श्रिंक होता है ना, बात ये है। तो लेट्स गो। Until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of और gravity. ब्लैक होल किसी आसानी से आंखों से नहीं देखा जा सकता, ब्लैक होल को बिल्कुल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। अब इसी तरह से देखा जा सकता है जब कोई स्टार्स जब निकल रहा हो ब्लैक होल को, तब इसके चारों ओर की जो लाइट्स चमकती है तभी दिखा जा सकता है, ब्लैक होल को देखा जा सकता है is so वैसे। strong, not even light can escape. From the outside, you can't tell what is आगे inside. चलते हैं फिलहाल। कहानी की शुरू से शुरुआत और करते हाँ, हैं। स्टोरी के बारे में एक इनकी मुझे स्टोरी देखी नहीं, मैंने स्टोरी बोलो फिल्म देखी नहीं थी ये वाली, लेकिन एक फिल्म और है, क्या नाम था, जथुरा द स्पेस एडवेंचर। जथुरा देखी होगी आपने, बहुत खतरनाक मूवी है। लास्ट में ब्लैक होल के पास आने ही वाले थे भाई, बहुत ही खतरनाक था जथुरा ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल्स का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करी गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लग रही है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम धीरे चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो उस स्पेसशिप में नहीं बैठे हैं, धरती पर ही हैं। रिलेटिव शब्द सिंपल सी बात है, वो देखी होगी आपने द फ्लैश, तो वो इतनी तेज भागता है, उसके लिए टाइम बहुत स्लो चलता है, आसपास की चीज़ें स्लो हो जाती है। लेकिन
इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, लेकिन आसपास की चीज़ें जो है बहुत स्लो मूव करती है, तो इसी तरह से ये भी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसशिप में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे चलने लगा है। आपके लिए टाइम उतनी ही स्पीड पर चल रहा होगा जितनी पे नॉर्मली चलता है। बस आप अगर वापस धरती पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है, और अगर आपने मेरा टाइम ट्रैवलर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये कैसे काम करता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें जितना ज्यादा आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है, और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उस प्लैनेट पर उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है क्योंकि ये प्लैनेट गार्गेंटुआ ब्लैक होल के काफी करीब होता है, तो ब्लैक होल की तरफ से आ रहा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इंपैक्ट डालता है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरीके का मैश इमेजिन करो जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है उतना ही ज्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं नीचे। और जब ये मैश बेंड होने लग रहा है, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि टाइम की भी इससे डायलेशन होने लग रही है, और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने दोस्तों, ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन के फोर्स से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल्स। नहीं दिखते, बिल्कुल ही नहीं। तभी देख सकते हैं जब कोई लाइट उसके चारों ओर स्विंग कर रही है, अपने अंदर ले रही है ब्लैक होल, वो उसी को ही देख सकते हैं ब्लैक होल को, वैसे नहीं। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई थी, उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थियोरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकें, लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल्स होते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन जब तक जिंदा थे उन्हें ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थियोरेटिकली ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें यह लगता था कि हाँ थियोरेटिकली तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीजें भी हो सकती है, लेकिन रियलिस्टिकली हाँ। वैसे ब्लैक होल जब पहले ज़माने में मैं भी था बचपन में ही ऐसी अर्थ में क्या था क्या नहीं बहुत कुछ, लेकिन ब्लैक होल के बारे में अभी तक थ्योरी ही थी। लेकिन कुछ 4 सालों के बाद एक इमेज आई थी ब्लैक होल की, इमेज आई गई है फाइनली, उसकी इमेज बन के आ चुकी है। आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो ब्लैक होल की इमेज, वो भी रियल वाली। तो उससे रोशनी के साथ ही कैप्चर करा गया था उसको, और इसका साउंड भी कैप्चर कर लिया गया है, और साथ ही साथ तब जाके हमें पता चला कि हाँ भाई ब्लैक होल जैसा दानव है हमारे स्पेस में। प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीजें असली में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्चुअली में उनका देहांत होने तक ब्लैक होल्स जैसा शब्द इन्वेंट भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आइंस्टाइन की थ्योरी में एक की पॉइंट ये भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हमें हर जगह फील होता है, इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि मान लो सूरज अचानक से गायब हो गया। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद ही पता लगेगा धरती पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का समय लगता है धरती तक पहुंचने में। लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जो धरती पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हमें 8 मिनट बाद ही फील होगा। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो आइंस्टाइन के बाद दोस्तों जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी, इस पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जोहानस द्रोस्ते, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई इक्वेशंस थी, इन लोगों ने उन इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की। सही है, अच्छी बात है। इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली ये प्रूफ हो पाया कि ब्लैक होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। 1960s तक आते-आते सुब्रमण्यम सब तमिल साइड ही होते हैं जो मैथमेटिक्स के तीसरे स्थान के जो है बहुत ही मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स के,
वो भी एक तमिल के है, ये भी तमिल के भाई, बहुत हमारे यहाँ के है ही नहीं भाई बिल्कुल ही। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने माना कि थियोरेटिकली ही एक बिहार नहीं, के है, शायद एक दिन हमारे इंडिया के। रियलिस्टिकली भी हम ब्लैक होल्स को देख पाएंगे, क्योंकि ये चीजें एक्चुअली में स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। ब्लैक होल शब्द को पहली बार एक मैगजीन ने इस्तेमाल किया था साल Black hole in 1964 में, space। लेकिन ये साल 1967 के बाद ही शब्द पॉपुलर बना, जब एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलराइज किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग शब्द है। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां कोई होल नहीं है स्पेस में। ब्लैक होल स्टार्स से बनते हैं, तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार्स है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस सुनने में यार थोड़ा रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये अरे बाहर की सोच के देखो क्या भाई, मैं कप कपी छूट जाती भाई बिल्कुल ही, क्या बोलूं। लेकिन अभी बहुत ही ऐसा तो वो है ही नहीं, हमारे अर्थ में कुछ नहीं है, अभी तो नहीं आ सकता, अभी बिल्कुल ही बहुत दूर दूर है। अभी कुछ नज़र रखते रहते हैं वैसे साइंटिस्ट लोग। तरफ एक फोर्स डालती है, और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से स्टार इकट्ठा होके जिंदा रह रहा है। तो एक तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से, और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहा है, ये कोई फ्यूल की वजह से होने लग अब रहा है। ये भी आपके में दिमाग में कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन मुंह से नहीं निकल रहा होगा आपके, कमेंट में भी नहीं निकलेगा। मुझे पता है कमेंट में भी नहीं आएगा भाई, लिख के भी, कि मैं जो सोच रहा हूँ मुंह से भी कमेंट में लिख के बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि अर्थ के आसपास भी ब्लैक होल, अगर जिसने नाम नहीं सुना है ब्लैक होल के बारे में, नहीं जानता है कोई ज़्यादा कुछ भी, तो यहाँ पे मैं ये बोल देता, जो अर्थ के सामने भी ब्लैक होल तो नहीं है, बिल्कुल ही नामुमकिन ही है। लेकिन बाय चांस अगर है भी, बहुत नज़दीक में है, एक है अर्थ के सामने, हमारे सोलर सिस्टम के सामने ही ठीक सामने एक ब्लैक होल है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत बहुत दूर है। कम से कम कुछ मिलियंस साल बाद, फिर मैं लाखों साल बाद, लाखों ईयर्स, लाइट ईयर्स दूर भाई, कम से कम हमारे ब्लैक होल को नज़दीक आने में कम से कम लाख साल लग जाएंगे आने में। तब तक तो भाई क्या हो जाएगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा यहाँ पे सोलर सिस्टम में। हाइड्रोजन या हीलियम, ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, ये फ्यूल कभी तो खत्म हो जाएगा। और जब ये फ्यूल खत्म होगा, तो बाहर की तरफ जो वैसे ये इन सब चीज़ों से तो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट तो भाई, इन सब चीज़ों से खतरे करने की कोई बात ही नहीं है भाई, कोई चीज़ की डरने की कोई बात नहीं है। बस ये एक ही डर है, वो है इंसान और एआई भाई, इन दोनों से डर के रखना। ये भाई आगे जाके तबाही तो होने ही वाली है, 50% चांस तो ऐसे चलते रहते हैं हमारे दिमाग में भी। फोर्स जाने लग रहा है, वो रहेगा नहीं। अंदर की तरफ जो ग्रेविटी का फोर्स है, उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा अपनी खुद की ग्रेविटी में। ये होने में काफी लंबा समय लगेगा, वैसे हमारे खुद के सन की लाइफ है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स। लेकिन आगे क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि उस स्टार का मास कितना है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं। मतलब कि देखो, ये है कि इंटरस्टेलर नेबुला है, और यहाँ पे एवरेज स्टार जितने भी स्टार है वो सब, मतलब कि स्टेलर नेबुला जो है एवरेज स्टार और मैसिव स्टार के बीच में, अगर ये मान लिया जाए, अच्छा न्यूट्रॉन स्टार भी बन जाते हैं भाई, वो ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मतलब कि जब हमारे सन की मान लो, उसकी 10 बिलियंस हमारी ईयर्स उसकी एज है पूरी की पूरी, अब वो कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होके क्या बनेगा, मैसिव है तो वो स्टार, तो वो बन जाएगा ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर मैसिव नहीं है, एवरेज स्टार है, दोनों इक्वल का, लेकिन वो बनेगा वाइट ड्रॉप। वाइट ड्रॉप भी वैसी ही चीज़ है, जो चीज़ फेंकती है मुंह, मतलब कि जैसे हम उल्टी करते हैं, वो चीज़ मुंह से कोई भी चीज़ फेंकती है, ब्लैक होल के जरिए जाता है और वाइट ड्रॉप से बाहर निकलता है। पर न्यूट्रॉन स्टार का नहीं पता मुझे।
के लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो रेड जाइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो एक प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है या फिर एक व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, एक ज्यादा भारी स्टार है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है, वो ठंडा हो जाता है, एक रेड सुपर जाइंट में बनता है और फिर वो सुपर जाइंट फटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। ठीक है। और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये बात है। बेसिकली कहा जाए, जितना मास था एक स्टार में, जब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, तो वो ये ब्लैक होल बन सकता है। स्पेसिफिकली कितनी छोटी वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस हो जाता है। अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर उस ब्लैक होल का सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी कम हो जाती है वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस चीज को प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिन्होंने एक चंद्रशेखर वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा कि एक व्हाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मास हो सकता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। उसके ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा सन, हमारा बेटा इस लिमिट से नीचे है, तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। ये समझ लिया आपने कि ब्लैक होल क्यों होता है। ये समझते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली 3-4 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं दोस्तों। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि सबसे कॉमन टाइप है ब्लैक होल्स का। वो ब्लैक होल्स जो स्टार्स से फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कम से कम 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ऐसे ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। वो ब्लैक होल्स हैं जो एक एटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन, इनका मास एक पहाड़ी जितना बड़ा होता है। तो इवन ये भी एक अजम्पशन है कि इनका साइज एक एटम जितना छोटा होता है। ये वाले ब्लैक होल्स दोस्तों सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल हैं, इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। तीसरा टाइप होता है ब्लैक होल्स का सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सन्स के कंबाइंड मास से ज्यादा होता है। और ये एक इतनी बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए। और जो इंटरस्टेलर फिल्म में ब्लैक होल दिखाया गया है, गार्गेंटुआ जो उन्होंने नाम दिया था, वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बताया है। डर लगता है। इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि चौथे टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है, शायद से, फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता। ये चौथे टाइप का ब्लैक होल होगा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज के बीच में कहीं है। हालांकि इसका कोई प्रूफ अभी तक डिस्कवर नहीं किया। करो भाई, तो करो, एक चीज जैसा आपने फिल्म इंटरस्टेलर में देखा होगा और जो फोटोज अभी तक आपने देखी, समझा होगा उन्हें देखकर, कि ब्लैक होल ऐसा नहीं है कि एक बड़ी सी काली बॉल है जो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेती है। ब्लैक होल्स दिखने में एक्चुअली में कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको मूवी वाला ब्लैक होल दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा HD है और ज्यादा 3 डायमेंशनल है उस फोटो के कंपैरिजन में जो इंसानों ने अभी कुछ साल पहले ली। ये कब देखी थी? 2022। 4 साल ही तो हो गए। 4 साल नहीं, 2 साल हुए, सॉरी। ठीक है, 2 साल ही हो गए, लेकिन डेट मुझे ईयर्स इतने अच्छी तरह से नहीं पता था। लेकिन यही है रियल इमेज ब्लैक होल की, जो फर्स्ट इमेज थी। तो सबसे पहली चीज जो आप इस फोटो में नोटिस करेंगे, वो है एक ऑरेंज कलर का रिंग जो इस ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म होने लगा। थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या पता वो ब्लैक होल ना हो, हमारे लाइट ईयर्स के हिसाब से ना हो ब्लैक होल, क्या पता, कुछ भी हो सकता है स्पेस में। इसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है और ब्लैक होल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जैसा कि आप जानते हैं, ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सा गैसियस मैटर और बाकी डेब्री ब्लैक होल की तरफ आकर्षित होता है और उसके चारों तरफ फ्लोट करता रहता है। जैसे हमारे सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है। यहाँ फर्क ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि जो चीजें इसके आसपास घूमने लग रही हैं वो बहुत तेजी से घूमने लग रही हैं, इतनी हीट अप हो चुकी है कि वो सब कुछ एक फ्लोइंग फ्लूइड सा मैटर बन चुका है। लिटरली आग के पार्टिकल्स जैसे बन चुके हैं, जो मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। जितना ब्लैक होल के ज्यादा करीब जाएंगे, उतनी ही ज्यादा तेज ये पार्टिकल्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स इतनी ज्यादा तेज घूमते हैं, के साथ रब होते हैं, कंप्रेशन होता है कि ये ग्लो करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लग जाती है, जो कि मेनली एक्सरेज होती है। तो इस एक्रीशन डिस्क को बड़े ही एक्यूरेटली मूवी में दिखाया गया है। बस एक चीज गलत दिखाई गई है कि एक्चुअली में ऑरेंज कलर की नहीं होती। इंसानों की आंखें एक्सरेज को एक्चुअली में देख ही नहीं सकती।
एक्स रेज विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। हम लोग बस इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज येलोइश कलर देकर, ताकि हम इसे दिखा सके कि यहाँ पर कुछ है। असली कलर इस डिस्क का ब्लू के ज्यादा पास होगा। साल 2019 में पहली बार एक्चुअली में ब्लैक होल की फोटो खींची गई थी, और इसमें भी इन्होंने इस येलोइश ऑरेंज कलर का यूज किया था इस एक्रेशन डिस्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक चीज जो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं असली फोटो में, जो आप मूवी में इतना नोटिस ना करें, वो ये है कि एक साइड पर ये पार्टिकल्स ज्यादा ब्राइट कलर के दिखते हैं दूसरी साइड के कंपैरिजन में। इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें ज्यादा ब्राइट कलर के दिख रहे हैं, और जो हमसे दूर स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें डिम होके दिख रहे हैं। ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। तो जब आप इस ब्लैक होल की असली फोटो को देखते हो तो इस ब्लर सी फोटो को देखकर ये चीज तो आप समझ सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन है जिसमें ये पार्टिकल्स घूमने लग रहे हैं। जो जगह ज्यादा ब्राइट है वो हमारी तरफ आने लग रही है, और जो डिम है वो हमसे दूर जाने लग रही है। अब मूवी वाली इमेज पर वापस आए तो एक और इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करोगे, एक्रेशन डिस्क एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन देती है ग्रेविटी की वजह से। देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा हमें बस इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड करने लग रही है। जो डिस्क का हिस्सा ब्लैक होल के पीछे छुपा हुआ है, जब हम इसे सामने से देखने लग रहे हैं, वो लाइट जो वहां से निकल कर आ रही है वो इसके ऊपर से आती है, इतनी बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर हम ब्लैक होल्स को टॉप व्यू से देखेंगे तो वो बिल्कुल राउंड ही दिखाई देंगे, डिस्क नॉर्मल तरीके से दिखाई देगी। ये इल्यूजन हमें सिर्फ तब दिखता है जब हम ब्लैक होल्स को साइड व्यू से देखते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स के अगर आप अंदर जाओगे तो बस आपको एक लास्ट लाइट का सर्कल दिखेगा। इसे कहा जाता है फोटोन स्फीयर। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइट ने ही ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है ब्लैक होल के अराउंड। लाइट किससे बनती है? फोटोन से बनती है। तो ये फोटोन्स ही गोल गोल चक्कर लगाने लग गए हैं ब्लैक होल्स के अराउंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एरिया में पहुंच गए ब्लैक होल के जिंदा बचे रहे तो थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आपको अपने सर का पीछे का हिस्सा दिखाई दे, क्योंकि लाइट गोल गोल चक्कर लगाने लग रही है इस रिंग की फॉर्मेशन। और इस पॉइंट के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे बाउंड्री इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद से ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइट भी नहीं बच के निकल पा रही है, यानी सब कुछ काला काला ही दिखाई दे रहा है। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरने लग रहे हैं और आपने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया है तो थियोरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं बच के निकल सकती, तो एक इंसान क्या बच के निकल सकता है। अब इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर का जो स्पेस वैसे बात सुन रहे हो कि नहीं ध्रुव राती? वैसे तो एक लाइट है जो ब्लैक होल से निकल के बाहर आ गई थी, एक है भाई, एक स्टार है जो तुरंतली वो स्टार ब्लैक होल से बाहर निकल के बाहर आ गया था भाई। ब्लैक होल से अंदर जाके बाहर निकल के आ ही गया था, चक्कर लगा के आया था, अंदर नहीं गया था मेरे ख्याल से। बस उसके थोड़ा चक्कर लगाने के बाद बाहर चला गया था वो स्टार, ब्लैक होल से ही गया था। वैसे क्राफ्ट है वो ब्लैक होल के अंदर जाता रहता है, इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर देता है और उसके बाद अचानक से वो 5 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। मूवी का ये हिस्सा प्योरली इमेजिनेशन है, स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि हम नहीं जानते इवेंट होराइजन के अंदर क्या होगा। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने वैसे एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया था सारी चीज़ों को साइंटिफिकली एक्यूरेट रखने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें साइंस भी नहीं जानता अभी तक, जिन चीज़ों के बारे में हम जानते ही नहीं है, उन चीज़ों के लिए मूवी ने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। एक ब्लैक होल के अंदर सेंटर में क्या होगा, इसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। इस थ्योरी ने ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह है उसे सिंगुलैरिटी करके पुकारा है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का, वो सेंटर है जहां पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। वो मैश याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी कि जितना कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा वो मैश बेंड करेगी स्पेस टाइम की। ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इनफाइनाइट बेंडिंग चली जाती है। और क्योंकि हम रिलेटिविटी की थ्योरी से जानते हैं कि टाइम, एनर्जी के सारी चीजों पर असर पड़ता है, इनफाइनाइट बेंडिंग, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे नीचे कोई भी चीज खींचती है ब्लैक होल में, तो इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट मैं नीचे जाते जाओ जाते जाओ, अगर कोई बच भी जाता है ब्लैक होल के अंदर चला भी जाता है तो जाते जाओ, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है भाई, वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट है भाई, जाते जाओ भाई, कुछ नहीं होता, कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे भाई। उसके
दूसरी साइड जाने का कोई जगह ही नहीं है, ये चक्कर है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है तो टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो होते चले जाता है। लेकिन टाइम के इनफाइनाइटली स्लो होने का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या इसका मतलब ये ये तो है कि है। अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे और बाहर कभी निकल पाए उससे, तो बाहर की दुनिया के लिए यूनिवर्स खत्म हो चुका होगा? ये सब हम नहीं जानते एक्चुअली में, सिर्फ थ्योरीज बनाई जा सकती है। आपको क्या लगता है यहाँ पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। यहाँ पे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जो सजेस्ट करी जाती है, जैसे कि हम ब्लैक होल के अंदर बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि सब कुछ लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि इवेंट होराइजन के अंदर लाइट बहुत जगह से रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही है। तो हो सकता है इवेंट होराइजन के अंदर हाँ, इसने एक्चुअली में चीजें इसने दिखाई अब बताई बाद में चीजें कि हाँ भाई अरे यार, इवेंट होराइजन के अंदर जाके एक लाइट वापस आ चुकी है। अब जाके बताइए। इंसानों ने जो और चीज वो ब्लैक होल आ भी रही है बार बार। मैं कोई स्टार्स ऐसे कर रही कि भाई वो पहुंच रही है। काफी स्टार्स ऐसे है कि इवेंट होराइजन में जाके वापस आ जा रहे हैं, काफी स्टार्स। इसके बारे में एक्चुअली में आज तक फॉर श्योर देखी है वो बस यही फोटो है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा ली गई ये फोटो 10 अप्रैल 2019 को, जिसने ब्लैक होल्स 4 के साल। एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली से। प्रूफ किया। 4 साल। 100 साल बाद जब उन्हें थियोरेटिकली प्रूफ किया गया था। अब एक चीज तो यहाँ पर पक्की है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो चांसेस यही हैं कि आपके टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नूडल बन जाएगा। सेकंड्स में ही आप मारे जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, नूडल बन जाएगा ब्लैक बिल्कुल ही। होल से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को पहले ये मिसकंसेप्शन था कि ब्लैक होल्स सारे मैटर को सकअप करते रहते हैं और बड़े होते रहते हैं और इवेंचुअली ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा मैंने बताया, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। बाकी सारी प्लैनेटरी बॉडीज और स्टार्स जो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशन के रेंज में है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वैसे भी ब्लैक होल का एक काम है कि एक हर चीज़ों को बैलेंस करना। अगर ब्लैक होल नहीं होता उस जगह तो एस्ट्रॉनॉइड, प्लैनेट्स, स्टार्स हर इतने सारे भर जाते ना, तो वो सब चीज़ें ना तो मैं कि ऐसे बहुत सारे विस्फोट और काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव भाई बहुत खतरनाक तरह से विस्फोट होते भाई। आपस में ये टकराया, वो टकराया भाई, यहाँ टकराया, हर जगह ठोकते रहते भाई। करते हैं हमारे सोलर और सिस्टम। क्या। यही चीज गैलेक्सी के बीच में और ताकतवर तरीके से होती है। तो एज अ कंक्लूजन, अगर आप ब्लैक होल से अपनी तो बस यही है, बस आज के लिए बस यही है। आगे के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो मैंने अभी समझाया वही चीज़ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ समझाने वाली तो बात नहीं है। और थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक दूरी बनाए रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे तो सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और वही चीज़ है यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब कि काफ़ी दूर है। और दूर भी अगर पास भी आने में, दूर से अगर पास आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको। लेकिन ये भी है कि सालों लाखों साल बाद आएंगे भाई। ईयर्स, लाइट ईयर्स भी काफ़ी चीज़ होती है जो खुद वो चलता है हमारा ब्लैक होल, उसी लाइट से चलता है सबसे फास्ट। लेकिन उसे खुद ही 4 लाखों साल लग जाएंगे भाई आने में। तो यही बात है कि बस यही है आज के लिए। ब्लैक होल के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन बहुत दे दिया है। और आपको जो भी अच्छा लगा, क्या जो नहीं समझ आया, ठीक लगा, जो आपके मन में जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो कमेंट में। मैंने जो भी बता दिया आपके मन के सवाल, मैंने चर्चा कर ली है इसमें। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली रिएक्ट की वीडियो में। तो फिलहाल इनका चैनल और वीडियो की लिंक फुल वॉच करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी। तो बस बाय बाय गाइस। Call me a